पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज चैनल्स पर बहुत दर्दनाक दृश्य दिखने को मिले हैं। ये क्लिप्स चीख चीख कर एक बात बयां कर रही हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के पलायन के बाद हिंदुओं का नरसंहार जोर शोर से शुरू हो चुका है और ना ही बांग्लादेश की आर्मी और ना ही भारत सरकार इसे रोकने में सक्षम है। कहीं चिटगांव में हिंदुओं की दुकानों को खुलेआम लूटा जा रहा है बिना किसी रोक टोक के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हो ही ना। तो कहीं हिंदुओं की दुकान धू धू करके आग के लपटों में है। दुकान ही नहीं, हिंदू मंदिरों को भी सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में भारत की तरह क्रिकेट का अलग ही एक दर्जा माना जाता है, इसीलिए ये भी चौंका देने वाले दृश्य हैं कि हिंदू क्रिकेटर लिटन दास के घर को भी बख्शा नहीं गया, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, बात अगर अराजकता और आर्सनी तक होती तब भी समझ में आता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर भी खूब बढ़ चढ़ कर दिखाई गई कि कैसे पिछले 3 दिनों में हिंदू महिलाओं को स्पेसिफिकली टारगेट करके किडनैप किया गया है, हिंदू महिलाओं के साथ मास रेप किया गया है। यही नहीं, जिहादी पूरे के पूरे हिंदू फैमिलीज को एक साथ मौत के घाट उतार रहे हैं। या फिर ये दृश्य देखिए, मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से, जहां एक एलिजेड हिंदू फैमिली को खतरनाक रूप से अटैक किया गया, महिलाओं को रेप किया गया और इस इंसान को, जो इस फैमिली से भागने की कोशिश कर रहा था, तालाब में पत्थरों को से मारकर उसे खत्म कर दिया गया। ये दृश्य देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में भी हिंदुओं में आक्रोश है बांग्लादेश में घटनाओं को लेकर। यहां तक कि कुछ लोग तो बांग्लादेशियों को मारने खुद निकल पड़े हैं भारत में। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी ये बार बार सवाल किया कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम भी सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेकिन सही इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होता है। चिंतित और चकित तो हम भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो हमने डिटेल में कवर किया था, तब तो बांग्लादेश एक आवाज में बात कर रहा था। फिर कुछ ही दिनों में ये घटनाएं कैसे होने लगी, मास रेप की, जेनोसाइड की, इतनी जल्दी सिचुएशन डिटेरियोरेट कैसे कर गया। हमने सरकार की जो चुप्पी देखी, भारत सरकार की जो चुप्पी देखी, उस पर भी बात हमें थोड़ी खटकी, क्योंकि विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो सब बांग्लादेश के बारे में चिंतित जरूर हैं, हिंदुओं की सुरक्षा की बात जरूर करते हैं, लेकिन टारगेटेड किलिंग, जेनोसाइड, मास रेप, टॉर्चर के बारे में एक बार भी कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों? हफ्तों से हमने बांग्लादेश में होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर किया और इंडियन और बांग्लादेशी मेन स्ट्रीम प्रोपेगेंडा मीडिया को बाईपास करते हुए हमने स्टूडेंट्स, सिटीजन्स और वो जो जेन्युइन मीडिया है उस पर फोकस किया और सबसे एक्यूरेट और ऑथेंटिक एपिसोड्स हमने बनाए इस स्टूडेंट रेवोल्यूशन पर। इस बार भी हमने अपना आपा नहीं खोया। गुस्सा जरूर आया, लेकिन हम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं गए, सीधा जमीन से जुड़े, जो जेन्युइन मीडिया है उस पर विश्वास किया और पता लगाने की कोशिश की बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है, सच क्या है और झूठ क्या है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज के देशभक्त एपिसोड में कुछ अहम सवाल। क्या हिंदुओं का रेप और जेनोसाइड बांग्लादेश में हो रहा है तो, और अगर हां तो किस स्तर पर? क्या हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को बांग्लादेश में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट मूवमेंट शेख हसीना के जाने के बाद बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है? क्या जमात जैसे इस्लामिक पार्टीज ने वहां वर्चस्व बांग्लादेश में ऑलरेडी स्थापित कर लिया है? क्या बांग्लादेश की इंटरिम सरकार वहां किसी तरीके की स्थिरता ला पाएगी? कौन है ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश के नए इंटरिम लीडर? और इस बात के बीच इस सब के बीच में भारत सरकार का क्या रवैया रहा है और हम क्या कर सकते हैं वहां के हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए? आज के देशभक्त एपिसोड पर इन सारे सवालों का जवाब। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने आनंद फानंद में इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भाग गईं। इस्तीफा क्यों दिया, पलायन क्यों किया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्या थे, कोटा मूवमेंट क्या था, यह सब हम आपको डिटेल में पहले ही समझा चुके हैं। जब भी एक तानाशाह बाय द वे अपनी ही देश के नौजवानों के ऊपर शूट एट साइट ऑर्डर जारी कर देती है, मानो कि उसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई। शेख हसीना के पलायन के बाद पूरे बांग्लादेश में एक तरीके का जश्न का माहौल था, मगर इस खुशी के मंजर के साथ साथ बांग्लादेश में एक पावर वैक्यूम भी क्रिएट हो गया कुछ ही घंटों के अंदर। अब आप पूछोगे पावर वैक्यूम क्यों?
क्योंकि 2008 से बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी आवामी लीग पावर में थी और काफी साल से शेख हसीना का एक तानाशाही रवैया था। पूरी पॉलिटिकल पावर, पूरी पुलिस फोर्स, प्रशासन, जुडिशरी सब हसीना के कंट्रोल में थी। ऑपोजिशन या तो जेल में थी या तो हाउस अरेस्ट थी और बांग्लादेश में एक वन पार्टी डेमोक्रेसी ही बन गई थी। इसीलिए 2 हफ्ते पहले तक भी बहुत सारे लोग यही मानते थे कि शेख हसीना इधर न उधर से इस मूवमेंट को कंट्रोल कर ही लेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने जब ढाका चलो करने का फैसला किया तब हसीना को भागना पड़ा और देखते ही देखते पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर बिखर गया। आर्मी चीफ ने कहा कि भाई हम इंटरिम सरकार बनाएंगे, मगर उसके लिए भी तो कुछ दिन लगने वाले थे। उसके बीच में क्या, इस अनसर्टेन माहौल के वजह से, पावर वैक्यूम के वजह से अलग अलग वायलेंट एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं बांग्लादेश में, चोरी, डकैती, और इसी हमले के बीच में जो अल्पसंख्यक हैं वो फंस जाते हैं। प्रथम आलो के 8 अगस्त की अगर आप रिपोर्ट माने तो हसीना सरकार के गिरने के बाद कम से कम 230 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो पहला सवाल, किसकी जानें गई और क्यों? जो पुलिस 5 अगस्त के पहले तक प्रो हसीना थी, उसका जो लीडर है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है, ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक बिखर जाता है और प्रोटेस्टर्स पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर देती है, इस गुस्से से कि ये वही पुलिस है जिसने ब्रूटल क्रैकडाउन किया था, हजारों स्टूडेंट्स को मारा था। प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऐसे 6 पुलिस अफसरों की लाशें पहुंची जिनको 5 अगस्त के दिन प्रोटेस्टर्स ने पीट पीट कर मार डाला। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल्स भी हैं। आवामी लीग के पॉलिटिशियंस और मेंबर्स को भी टारगेट किया गया। डेली स्टार ने रिपोर्ट किया कि सतखीरा में एक एंग्री मॉब ने आवामी लीग लीडर जाकिर हुसैन के घर को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। जाकिर ने मॉब पर गोलियां भी चलाई जिसकी वजह से 2 लोगों की जानें भी गई, मगर अंत में हुसैन को मॉब ने घेर ही लिया और उनको मार डाला। आवामी लीग और प्रो हसीना पॉलिटिशियंस को इस तरीके से टारगेट करने के कई एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसे एग्जैक्टली कितने अटैक्स हुए हैं यह पता लगाना भी मुश्किल है। जर्नलिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इतना इंफॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन फैल रहा होता है तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि इस सब के बीच में आर्मी क्यों कंट्रोल नहीं कर रही है पूरे सिचुएशन को? इसका एक रीजन है कि आर्मी की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इतनी सडनली 2-3 दिनों के अंदर बांग्लादेश के हर कोने में जाकर अपनी प्रेजेंस दिखा सके। तो इस सारे वायलेंस को इतनी आसानी से कंट्रोल करना भी इजी नहीं है, आर्मी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसी पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर अलग अलग ग्रुप साफ तरीके से हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर अटैक कर रहे हैं। दूसरे माइनॉरिटीज भी टारगेट हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमले की वारदातें 5 अगस्त के दिन से ही शुरू हो चुकी हैं। अब इसमें एक एंगल यह भी कहा जा रहा है कि जब आवामी लीग के लीडर्स पर हमले हुए हैं तो हिंदू लीडर्स भी टारगेट हुए हैं, मगर इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को उनकी रिलीजियस, नॉट पॉलिटिकल, रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर उनको टारगेट किया गया है। 6 अगस्त को डेली स्टार के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कम से कम 27 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू हाउसेस और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट पर हमला किया गया। यह हमले 5 अगस्त के दिन से ही शुरू हो गए थे, उस दिन जब सरकार गिरी थी। तो कुछ लोग तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। कई जिलों में हिंदुओं के घरों को लूटा गया है, वैंडलाइज किया गया है। कुछ इलाकों में घरों को जलाकर राख कर दिया गया है। हिंदू मंदिरों को भी वैंडलाइज किया गया है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। प्रोमिनेंट बांग्लादेशी रिलीजियस माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ओइको परिषद के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहिंद्र कुमार नाथ ने डेली स्टार को बताया कि शायद ऐसा कोई एरिया या कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां कम्युनल अटैक्स नहीं हो रहे हो। कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिजनेसेस, खासकर कि बिजनेसेस को घेराव कर कर अटैक किया जा रहा है। 6 अगस्त को भी अटैक्स कंटिन्यू रहते हैं। प्रथम आलो के 6 अगस्त के रिपोर्ट के अनुसार दिनाजपुर में 40 ऐसे हिंदू ओन्ड शॉप्स थे जिन्हें वैंडलाइज किया गया और जिसे लूटा गया, और मेहरपुर में 9 हिंदू रेजिडेंशियल हाउसेस पर हमला हुआ है। तो ये जो थोड़े से हमने फैक्ट्स एकत्रित किए हैं, ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि भाई अटैक तो हो रहे हैं, हिंदू आइडेंटिटी पर अटैक हो रहे हैं। अब इससे कुछ सवाल जरूर उत्पन्न होते हैं। पहला ये कि हमला जो हो रहा है हिंदुओं पर, वो किस स्केल पर हो रहा है? बांग्लादेश के पत्रकार और माइनॉरिटी राइट संगठन एग्जैक्ट स्केल तो नहीं बता पा रहे हैं। क्या लोगों को मारा जा रहा है? अगर हां, तो कितनों को मारा जा चुका है? ये नंबर, ये आंकड़ा हमें अभी तक नहीं मिला है। ना ही बांग्लादेश सरकार, ना ही भारत सरकार इस पर कोई पुष्टि कर रही है।
दूसरा सवाल यह है कि हमले कौन कर रहा है। अब इस बात को लेकर भी आंसर क्लियर नहीं है। कौन सा दंगाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, इस माहौल में पता लगाना काफी मुश्किल है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि बीएनपी और जमात जैसे दूसरे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग आवामी लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि आवामी लीग ही और उनके कुछ लोग हिंदुस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि शेख हसीना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी और उनके एब्सेंस में बांग्लादेश में अराजकता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और यह न्यूज खास इसलिए भी है क्योंकि खबर अब यह आ रही है कि इसी अराजकता के चलते शेख हसीना ने यह डिसाइड किया है कि जब बांग्लादेश में फिर से इलेक्शन होंगे तो शेख हसीना वापस आकर चुनाव भी लड़ेंगी। मगर इस सब के बावजूद दो चीजों की पुष्टि हम जरूर करना चाहते हैं। एक, कि कम से कम बांग्लादेश आर्मी डायरेक्टली हिंदुओं पर हमला नहीं कर रही है, हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में आर्मी का अभी भी काफी दबदबा है, तो वो कैसे बिहेव करती है डिसाइड करता है कि हिंदुओं का क्या होगा। 5 अगस्त को ढाका के शरीयतपुर के मनुषाबाड़ी मंदिर पर दंगाइयों ने हमला कर दिया, मंदिर को जलाकर राख कर दिया। गोविंदो चक्रवर्ती वहां टेंपल कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने डेली स्टार को बताया कि मंदिर पर हमला करने के बाद दंगाइयों ने उनके घर घर पर जाकर उन्हें हमला करने का प्लान किया था, लेकिन आर्मी ने इंटरवीन किया और उन्हें बचाया। तो परसेप्शन यह है कि आर्मी कोशिश कर रही है ऐसे हमलों को रोकने की, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आर्मी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती है। जोशोर डिस्ट्रिक्ट में गोविंद साहा और दूसरे हिंदुओं के घर पर 5 अगस्त की रात को 20 से 25 दंगाइयों ने हमला किया। जब गोविंद साहा ने आर्मी ऑफिशियल्स से बात की तो उन्होंने इमीडिएटली 3 आर्मी पेट्रोल व्हीकल्स भिजवाए वहां पर, और उनके साथ बीएनपी और जमात के एक्टिविस्ट भी पहुंचे और सबने अपना सपोर्ट दिया, सबने अश्योरेंस अश्योरेंस दिया। लेकिन ऑब्वियसली गोविंद साहा का कहना है कि जब ये सब हो रहा है तो वो सेफ तो फील नहीं कर पाएंगे। और इसी पावर वैक्यूम और वायलेंस के वजह से बांग्लादेश के हिंदुओं में डर और डिस्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। हां, सारे बांग्लादेशी अभी किसी न किसी लेवल पर यह डर महसूस कर रहे हैं क्योंकि बड़े लेवल पर डकैती और चोरी के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। रात रात लोग सो नहीं रहे हैं और जब तक लॉ एंड ऑर्डर फिर से एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा यह डर का माहौल कायम रहेगा। मगर इस पर कोई शक नहीं है कि सबसे बदतर हालत अभी बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे माइनॉरिटीज की है और यह बहुत शर्मनाक सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए। दूसरी चीज जिसकी हम पुष्टि करना चाहेंगे वो ये है कि इस नाजुक हालत में धर्म के नाम पर दलाली करने वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेश की हालत को और खराब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी सोचा कि सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें, ये जो फ्रॉडस्टर्स दिखा रहे हैं वो सच ही होगा। जैसे कि चिटागोंग में खुले आम दुकान, ये जो लुट रहा था जो हमने बिगिनिंग में दिखाया था, वो एक्चुअली एक हिंदू इंसान का दुकान नहीं है बल्कि सलमान फजुर रहमान की है, जिसे शेख हसीना का करीबी माना जाता है सालों से। सुदर्शन टीवी पर धू धू करता हुआ ये जो दुकान आपने देखा, ये किसी साजिश से जलाया नहीं गया है। ये एक्चुअली 11 जुलाई का फुटेज है जब 15 कपड़े और प्लास्टिक के दुकान आग के चपेट में आ गए थे। इसे रिसाइकल कर हिंदू मुस्लिम एंगल देकर चलाया गया है और आपने इसे मान भी लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म स्थानों पर अटैक हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि आपके सेंटिमेंट से खिलवाड़ करने के लिए राज पैलेस कॉफी शॉप एंड रेस्टोरेंट को मंदिर बनाकर दिखाया गया कि देखिए यह जल रहा है। जो घर यहां जल रहा है वो एक क्रिकेटर का तो घर है, लेकिन हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर नहीं जल रहा है। यह घर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मशरफे मुर्तजा का जल रहा है, जिसके तार शेख हसीना के आवामी लीग से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, वो तो आवामी लीग से 2 बार सांसद बनकर चुनकर बांग्लादेश के संसद पर भी आ चुके थे और उसी का गुस्सा लोग निकाल रहे हैं। इस तरीके से निकालना तो जरूर नहीं चाहिए, लेकिन यह एक हिंदू क्रिकेटर का घर नहीं जल रहा है। लेकिन सबसे घटिया और दर्दनाक फेक न्यूज जो फैलाया गया है वो हमारे देश से ही फैलाया गया है, जाने माने फेक न्यूज स्प्रेडर से फैलाया गया है जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। जैसे ये वाली खबर, हिंदू महिला का जो अपहरण हो रहा है, यह अपहरण बांग्लादेश वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है। एक ड्रग एडिक्ट पति जो अपनी पति का अपहरण करवा रहा है उसके दृश्य हैं और यह 6 महीने पुराना इंसिडेंट है। हिंदू महिलाओं का जो मास रेप का क्लिप है जो वायरल हुआ है वो और भी शर्मनाक है, क्योंकि गूगल रिवर्स सर्च से पता चलता है यह क्लिप 2021 का है
और उससे भी शर्म की बात है कि यह बेंगलुरु का क्लिप है। और ये जो पूरे हिंदू फैमिली को मार डालने वाली जो बात है, ये इंसिडेंट हुआ तो पिछले महीने, और पूरे फैमिली को जो मारा गया वो फैमिली पूरी की पूरी एक मुसलमान फैमिली थी। जो खबर मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से आई है वो खबर एकदम रीसेंट है। बस प्रॉब्लम है कि ये हिंदू फैमिली को मारा नहीं जा रहा है, महिलाओं का वहां रेप नहीं हुआ है। ये जो इंसान है, ये जो तालाब में इसको पत्थर मारकर इसको डुबाया जा रहा है, वो हिंदू नहीं, एक मुसलमान इंसान है। और वो मेयर है वहां की म्यूनिसिपैलिटी का, जनरल सेक्रेटरी है आवामी लीग का, और आवामी लीग मेंबर होने के वजह से लोगों का गुस्सा उसके ऊपर इस तरीके से उमड़ा है। ऐसे न जाने आपको कितने और क्लिप्स मिल जाएंगे। जैसे ये एक औरत जिसका मुंह टेप्ड है, हाथ बंधे हुए हैं, जिसे मारने की तैयारी की जा रही है अकॉर्डिंग टू न्यूज, लेकिन ये औरत खुद ही अपना मुंह टेप करके यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट कर रही थी। इस तरीके के क्लिप्स को लेकर रिसाइकल करके आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। यहां एआई तक का इस्तेमाल किया गया है आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि बांग्लादेश में अराजकता फैल रही है और हिंदुओं के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। हिंदुओं पर वायलेंट अटैक हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। आवामी लीग मेंबर्स को बुरी तरीके से उनके ऊपर रिवेंज अटैक्स हो रहा है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि हमारे देश में ये जो डिजिटल टेररिस्ट्स हैं, जिन्होंने इस वायलेंस को एक अलग लेवल पर दर्शाने का एक डिसीजन लिया है, वो अल्टीमेटली बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। क्योंकि अगर सच में जेनोसाइड और मास रेप हो रहा होता तो आपको लगता है कि मोदी, शाह और जयशंकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? अरे और कुछ नहीं तो ये उनके लिए पॉलिटिकल सुइसाइड होता। लेकिन देखिए, जयशंकर ने अपने स्पीच में जो पार्लियामेंट में दिया, वहां सिर्फ माइनॉरिटीज की सुरक्षा की बात की। मोदी ने प्रोफेसर यूनिस को जो अपना संदेश दिया, वहां जेनोसाइड, किलिंग, मास रेप की कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि झूठ का सहारा से देश में राजनीति खेल सकते हैं, हिंदुओं के भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी झूठ को डिप्लोमेटिक सच बना दिया तो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए और भी ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आयरनी की बात यह है कि कई सारे हिंदू स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट मूवमेंट का एक हिस्सा थे। कई सारे हिंदू भी हसीना के तानाशाही को हटाना चाहते थे। उनको भी एक बेहतर सिस्टम की तलाश थी। उन्होंने भी इस मूवमेंट में अपना सब कुछ दिया था। स्टूडेंट मूवमेंट कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दे से चला नहीं था। मुद्दा प्रोग्रेसिव था, मुद्दा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का था। जो मूवमेंट के कोऑर्डिनेटर हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो काफी बड़े लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के घरों पर, दुकानों पर, मंदिरों पर हमले ना हो। ऐसी कई तस्वीरें भी दिखने को मिली है कि कई स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर ग्रुप्स का गठन किया है जो हिंदुओं के जगह जगह जाकर उनकी हिफाजत कर रहे हैं। मगर दिक्कत यह है कि ऐसे स्टूडेंट ग्रुप्स पूरे देश भर में फैल नहीं सकते हैं। तो अगर सिर्फ स्टूडेंट्स से ही इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा तो क्या इसका मतलब है कि बांग्लादेश में पूरे तरीके से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के हाथों वो चले जा चुका है? क्या हिंदुओं और दूसरे माइनॉरिटीज का जेनोसाइड हो रहा है? इंडियन राइट विंग इकोसिस्टम की अगर आप बात माने तो ऐसा ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। डर और मिसट्रस्ट का जो माहौल है, मगर उस सब के बावजूद अगर आप देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ हद तक लोगों में यह यकीन आ चुका है कि चीजें बैक टू नॉर्मल हो सकती हैं और बांग्लादेश में एक पॉजिटिव फ्यूचर बन सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है, यह डायरेक्टली लिंक्ड है टू द फ्यूचर ऑफ हिंदूज। हसीना सरकार के गिरने के 2 दिन बाद ही अनाउंसमेंट हो गया कि नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के इंटरिम सरकार को लीड करेंगे। यह बांग्लादेश के भविष्य के लिए और माइनॉरिटीज के भविष्य के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। समझाता हूं क्यों। प्रोफेसर यूनिस का जन्म 1940 में चिटागोंग में होता है। यूएस में पीएचडी करते हैं, कुछ साल वहां प्रोफेसर रहते हैं। 1972 में बांग्लादेश लौट आते हैं। 1983 में ग्रामीण बैंक नामक एक संस्था की एक स्थापना होती है। एंटरप्रेन्योर्स और किसानों को स्मॉल लोन्स दिया जाता है। यह माइक्रो क्रेडिट स्कीम काफी सक्सेसफुल होता है, काफी लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं और इसके लिए प्रोफेसर यूनिस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है। शेख हसीना और प्रोफेसर यूनिस की कभी भी खास जमी नहीं। 2008 से लगातार उन पर अलग अलग गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस चल रहे होते हैं और जनवरी 2024 में उनको लेबर लॉज वायलेट करने के लिए गिल्टी भी पाया जाता है। 6 महीने की सजा भी सुनाई जाती है। हाल ही के स्टूडेंट मूवमेंट में प्रोफेसर यूनिस ने एक्टिवली स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया और हसीना को क्रिटिसाइज किया। हसीना की सरकार गिरने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स ने यह डिमांड किया कि प्रोफेसर यूनिस को ही इंटरिम सरकार का हेड बनाया जाए, चीफ एडवाइजर जो भी आप कह लीजिए बनाया जाए।
ज्यादातर लोगों में उनके प्रति एक क्लीन छवि, एक इमेज, क्लीन इमेज है, जिसकी वजह से वो एक यूनाइटिंग फैक्टर बन सकते हैं बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट बात यह है, आर्मी, जमात, बीएनपी, सारे के सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इस बात पर मंजूरी दी है कि यूनिस ही इंटरिम लीडर एडवाइजर बने। 8 अगस्त 8:30 PM ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो जाती है। यूनिस के साथ साथ 16 और एडवाइजर्स भी सिलेक्ट किए जाते हैं, और इस लिस्ट को देखकर लोगों में कम से कम एक हौसला आ सकता है कि शायद रिलीजियस वायलेंस और माइंडलेस डेकॉइटी को खत्म करने के लिए यह पहला कदम हो सकता है। 16 एडवाइजर्स में एक हिंदू एडवाइजर भी है, डॉक्टर विधान रंजन रॉय। एक एडवाइजर आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव भी है, सुप्रदीप चकमा। और उन्हीं के साथ साथ स्टूडेंट मूवमेंट के भी लीडर्स हैं, 26 साल के निहाद इस्लाम और आसिफ मोहम्मद। अगर आपने हमारे जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं उसको फॉलो किया होगा तो आपको याद होगा, निहाद इस्लाम वही लड़का है जिसको शेख हसीना की पुलिस ने टॉर्चर कर करके मूवमेंट को कॉल ऑफ कराने की कोशिश की थी। इसी के चलते काफी लोग होपफुल हैं कि पावर वैक्यूम भर जाएगा और एक सेंसिबल इंटरिम सरकार बन पाएगी। प्रोफेसर यूनिस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पहले स्पीच में हिंदुओं और दूसरे माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे हिंसा को इमीडिएटली रोकने की बात कही है। उन्होंने स्टूडेंट्स को बधाई दी कि उन्हीं की वजह से बांग्लादेश का सेकंड विक्ट्री डे मुमकिन हो पाया है, और कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय इन्हीं को जाना चाहिए। लेकिन ही सेड, लेट अस नॉट लेट इट स्लिप अवे बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स। यानी अगर यह सेंसलेस वायलेंस खत्म नहीं होता है तो इस सेकंड विक्ट्री डे का कोई मतलब नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स का भी बाय द वे यही सेंटिमेंट है कि इंडिपेंडेंस के टाइम से बांग्लादेश में अथॉरिटेरियन लीडर या मिलिट्री डिक्टेटरशिप की एक साइकिल सी चलती आई है, इसे तोड़ना होगा, एक रोबस्ट और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाना होगा। पुरानी पार्टीज नहीं, नए ऑल्टरनेटिव्स सामने आने होंगे। अब जहां तक बात लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की रही, कल 8 अगस्त को दोपहर को बांग्लादेश की आर्मी चीफ, नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ रैपिड एक्शन बटालियन, नेवी, एयर चीफ सब एक साथ बैठकर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया कि देश में बढ़ रही अराजकता पर आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। अब ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट नहीं होंगी तब तक हिंसा नहीं रुकेगी, तब तक लोग, खासकर कि हिंदूज, दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उनका ट्रस्ट जीतना काफी मुश्किल रहेगा। और सिर्फ पीस की बातें नहीं, जस्टिस देना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, 5 अगस्त को ढाका में पॉपुलर बांग्लादेशी फोक सिंगर राहुल आनंदा के घर पर एक मॉब हमला कर देती है। उनका घर जला दिया जाता है। आनंदा और उनकी फैमिली बस वक्त रहते बच निकलते हैं अपनी जान बचाकर, मगर 140 साल पुराना घर स्वाहा हो जाता है आग में। 3000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जलकर राख हो जाते हैं। तो जो मांग है ना कि हसीना की पुलिस पर भी क्रैकडाउन हो, जांच हो, खूनी पुलिस ऑफिसर्स को सजा मिले, वैसे ही इन दंगइयों के प्रति भी जांच होना जरूरी है। अरे ऐसे लिबरेशन का क्या मायने जहां रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर इस तरीके से दंगई अटैक कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार को भी ये जो फेक न्यूज फैलाने वाले, ये जो डिजिटल दंगई हैं, इन्हें भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ना, ये जो पोस्टिंग कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं भारत के खिलाफ, बांग्लादेश में गुस्सा और भी बढ़ रहा है इनके वजह से। दुख की बात है कि ये जो डिजिटल दंगई है, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में और हिंदू मारे जाएं और मारकाट हो, जिससे वो भारत में ना बदले की जो भावना है उसको और प्रोजेक्ट कर पाएं, अराजकता और फैला पाएं। बांग्लादेश में कोई डाउट नहीं है कि हालत नाजुक है, कोई डाउट नहीं है कि हिंदूज अंडर अटैक हैं, लेकिन अगर फंडामेंटलिस्ट पावर पार्टी में आती हैं तो हिंदू और भी ज्यादा खतरे में होंगे। लेकिन देखिए, इस वायलेंस के बावजूद भी बांग्लादेश ने प्रोफेसर यूनिस को चूज करके पहला कम से कम पॉजिटिव कदम लिया है। तो अब सवाल है व्हाट नेक्स्ट। और इसी व्हाट नेक्स्ट में भारत सरकार को टेंटेटिवली अपना सपोर्ट तो देना पड़ेगा भाई। यह बात भुला के कि 15 साल से आप शेख हसीना सरकार को बिना सवाल सपोर्ट करते आए हो, और जाहिर है इसी बात की वजह से यह हसीना सरकार को सपोर्ट करने के चलते भारत सरकार के खिलाफ भी वहां डिस्ट्रस्ट है। लेकिन यह बदला जा सकता है अगर हम मैटर को सेंसिटिवली हैंडल करें। नए बांग्लादेश में अगर अपनी थोड़ी सी भी इंफ्लुएंस जमानी है तो नए सरकार के साथ हाथ तो मिलाना पड़ेगा। तो आसान तो नहीं है, खासकर कि जब हसीना अभी भी हमारे सरजमीन पर है। लेकिन आशा करता हूं कि हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस बार बाजी कम से कम सही खेलेंगे और हमारे देश की सुरक्षा
हिंदुओं की सुरक्षा उसको इंश्योर करेंगे, और हमारे दूसरे नेबर्स की तरह कम से कम बांग्लादेश पूरी तरीके से एंटी इंडिया नहीं बन जाएगा। और इस सब में आपकी भी एक बहुत अहम भूमिका है। जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है बांग्लादेश के बारे में, उसे मत बिलीव करिए। हमारे सरकार पर एम्फेसिस डालिए कि जो हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके सेफ्टी के लिए सरकार पॉजिटिव कदम उठाए। लेकिन ये जो डिवीजन और बदले की भावना लेकर सोशल मीडिया पर जो दंगाई फैले हुए हैं, उनको भी काउंटर करने की जरूरत है।